हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947। सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। बी प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास माइनर सब में हिस्ट्री है, तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जैसा कि मैंने जितने भी प्रीवियस जितनी भी वीडियो थी वो भी मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराई है, सेपरेट सेपरेट। तो इसके बाद आपको सेपरेट में एक इंग्लिश मीडियम में भी यही सेम वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1858 से 1947 के बीच में वुमेन्स की कंडीशन क्या थी उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम कि महिला और सामाजिक सुधार एक विस्तृत दृष्टिकोण, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम कहता है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो महिलाओं के लिए क्या सोशल इश्यूज थे उस समय और रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या हुए थे महिलाओं के लिए, उस पर आपको बात करनी है। तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कई उतार चढ़ाव वाली रही है हमेशा से। प्राचीन काल में महिलाएं सम्मानजनक स्थान रखती थी। कौन से काल में? वैदिक काल में। और महिलाओं की स्थिति खराब कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल भी दो है, वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में उनको बाहर जाने का और समाज में हिस्सा लेने का हर चीज में अधिकार था। बट उत्तर वैदिक जब काल आया, जब मनुस्मृति आई, तो उसके बाद क्या हुआ? महिलाओं की स्थिति को घटा दिया गया। ठीक है, लेकिन मध्यकालीन काल में उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, और मध्यकाल में तो बहुत ज्यादा ही गिरावट आ गई थी। मध्यकाल कब था? जब दिल्ली सल्तनत और मुगल का शासक था। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी में महिलाओं के उत्थान और अधिकार की बहाली के लिए विभिन्न सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 19 से 20 सेंचुरी में इनके जो राइट्स थे, इनके जो अधिकार थे, उसके लिए क्या करा गया? कई लोगों द्वारा बहुत सारे मूवमेंट्स आंदोलन करे गए। ठीक है, इन आंदोलनों ने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और समानता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि इनको इनके अधिकार के रूप में प्राप्त भी हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले कि महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति के बारे में। तो प्राचीन काल में कैसी थी, फिर मध्यकाल, फिर हम आधुनिक काल में डालने जाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, साहित्य में भी भाग लेती थी, और कला में भी और राजनीतिक में भी सक्रिय थी। कब? वैदिक काल में। जैसे गार्गी साहित्य में ये देखने को मिलता है, अगर आप पढ़ोगे तो मैत्रेय जो है और विदुषी के उदाहरण उल्लेखनीय है। तो ये जो गार्गी है, मैत्रेय है और विदुषियों है, इनमें आपको महिलाओं की शिक्षा, साहित्य, कला, इन सब में आपको बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिलेगा। इसका मतलब वहाँ की स्थिति अच्छी थी। मध्यकाल में स्थिति खराब हो गई, समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। कब? जब मुगल आए और दिल्ली सल्तनत आया। इस समय क्या आ गई? सती प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गया, पर्दा प्रथा आ गई और कन्या भ्रूण हत्या आ गई कि जन्म लेते ही लड़कों को मार दिया जाता था। जैसी प्रथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित थी, बहुत ज्यादा प्रिवलिंग बहुत ज्यादा कुरीतियां थी वो बढ़ गई थी। फिर उसके बाद औपनिवेशिक काल में बहुत ज्यादा सुधार आंदोलन देखने को मिले थे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए नए समाज सुधारकों ने प्रयास किए थे, उसको हम जानेंगे। ठीक है, जिसने महिलाओं को सशक्त बनाया। महिला सशक्तिकरण के लिए सुधार कई सारे किए गए थे, जिसमें से राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन, जो कानून है, मतलब सती प्रथा का विरोध पे बैन पे उन्होंने कानून बनाया था 1829 में। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन कानून को अंग्रेजों से लागू करवाया था 1829 में। ठीक है, याद रखिए, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और इससे उन्मूलन के लिए ब्रिटिश सरकार का सहयोग लिया गया। ठीक है, विधवाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई गई, उनके भी पुनर्विवाह की बात की। ज्योतिबाई फुले ने भी अपना योगदान दिया है इसमें। ज्योतिबाई फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। महिला फर्स्ट जो लेडीज स्कूल, मतलब जो उस समय पढ़ाया जा रहा था, वो भी सावित्रीबाई फुले द्वारा स्टार्ट किया गया था। सावित्रीबाई फुले ने पहला महिला विद्यालय स्थापित किया था। बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ इन्होंने अभियान भी चलाया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है महिला आंदोलन में। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में इन्होंने कानून बनवाने की भूमिका निभाई। जो विडो रीमैरिज है, उस एक्ट को पास किया। महिलाओं की विभिन्न शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा दिया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। गोविंद रनादे का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है महिला आंदोलन में। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए इन्होंने काम किया है। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया है इन्होंने, और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया है इन्होंने। ठीक है, गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका देखने को मिली है। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इससे पता लगता है कि समाज में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को दिया जा रहा है। महिलाओं को घर से बाहर निकलकर नेतृत्व और संघर्ष करने का अवसर भी मिला, जैसे कि झांसी की रानी वगैरह को भी आप जानते हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी योगदान रहा है महिलाओं के अधिकार में। अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार और समानता की बात की है, जैसे कि आपको संविधान में भी देखने को मिलता है। हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं की संपत्ति में अधिकार दिलाने की पहल की है।
पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। बी आर अम्बेडकर ने एक पास किया जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। इसमें हिंदू जो महिलाएं होती है उसको उनको संपत्ति में अधिकार दिलाने की बात की है। जैसे कि पितृ की संपत्ति होती थी पहले बेटे को मिलती थी, तो अब उसमें भाग किसका होगा, महिलाओं को भी होगा बराबर का, अगर वो लेना चाहती है तो। ठीक है। महिला की शिक्षा इसके स्तर में बढ़ोतरी हुई। 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। पहले महिला विद्यालय की स्थापना जो है वो मैंने बताया था ना, सावित्रीबाई फुले ने किया था 1848 में। सावित्रीबाई फुले द्वारा किया गया था पुणे में। 20वीं सदी में महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो गई थी। ठीक है। शिक्षित महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। जो भी शिक्षित महिलाएं थी, सामाजिक महिलाएं थी, जैसे सावित्रीबाई फुले हो गई, राजनीतिक में आप झांसी की रानी, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आज जिससे आप देख सकते हो। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानून और प्रावधान भी बनाए गए थे जो महिलाओं के अधिकार की रक्षा करती थी। जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम, ये 1829 में आया था, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने पारित किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया गया था जो कि 1856 में लाया गया था। इसमें विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था। जो विडो होती थी उनको रीमैरिज का राइट्स दिए गए थे। बाल विवाह का रोकथाम अधिनियम भी लाया 1929 में, जिससे क्या हुआ, जो छोटी लड़कियां होती थी, छोटे लड़के होते उनके भी विवाह पे रोक लगाई गई, इनको अपराध घोषित किया गया। हिंदू कोड बिल लाया गया जैसे कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1955-56 में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाया। तलाक के बाद उनको जो, जिसको कहते हैं ना हम स्त्री धन, मतलब जो महिलाओं को डिवोर्स के बाद भी जो उनके पतियों से मतलब पैसे मिलते हैं, उनके गुजारा भत्ता, उसकी गोद लेने का अधिकार दिया गया महिलाओं को। समान वेतन अधिनियम 1976 में लाया गया। पुरुषों और महिलाओं को पहले वेतन जो है एक ही जॉब में, जैसे कि टीचर की जॉब है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और कोई और भी पढ़ा रहा है, आपको मेरे चैनल पे मान लो, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ किसी स्कूल में और कोई एक लड़का पढ़ा रहा है, तो मेरी सैलरी उसकी लड़के की सैलरी से कम होगी। तो ऐसा था पहले, पर अब क्या है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर एक पद है सैलरी उसकी सेम ही होगी। ठीक है। तो समान वेतन की गारंटी दी गई। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया, जिससे दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अभी भी दहेज लिया जाता है, पर अगर इसको आप अगर आप नहीं चाहते तो आप जाके थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखा सकते हो, क्योंकि ये एक अधिनियम है। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में सुधार से क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, उसको देखते हैं। राजनीतिक में उनकी भागीदारी महिलाओं की बढ़ी। ठीक है। महिलाओं को 1950 में भारत के संविधान के तहत मतदान का अधिकार मिला। जब फर्स्ट टाइम भारत में इलेक्शन हुए तो फर्स्ट टाइम से ही महिलाओं को मतदान करने का भारत में अधिकार था, पर विदेशों में बहुत बाद में मिला है। ठीक है। आज महिला संसद में है, राज्य विधानसभा में और स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि अभी दिल्ली की नई सीएम भी देख सकते हो आप, रेखा गुप्ता। महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की जा रही है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है, विधानसभा, संसद में। हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, तो महिलाओं को कह दिया जा रहा है एक बड़े बड़े अधिकार। राजनीतिक में उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है ना। शिक्षा और रोजगार में भी उनका महत्व बढ़ रहा है। शिक्षा के अधिकार के तहत लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि एनसी वेब जैसे जो कॉलेज की संस्था है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई है, जिसमें 100 से तो अच्छी ज़्यादा क्लासेस होती है, उसमें क्लासेस मिलती है, उसमें इवेंट्स होते हैं, जैसे रेगुलर को फैसिलिटी मिलती है बिल्कुल वैसे ही मिलती है। डिस्टेंस में होती है पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एनसी वेब। तो वैसी संस्था और भी बहुत सारी है। महिलाओं को उच्च शिक्षा, इंजीनियर, प्रशासन, विज्ञान, कला जैसे क्षेत्र में सक्रिय भूमिका। हमारे कल्पना चावला स्पेस में गई, देख सकते हो आप। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रशासन में, विज्ञान में, कला में अपना नाम निपुण कर रही है। सामाजिक जागरूकता बढ़ी इससे। महिलाओं ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप किसी के साथ ये सब होता था तो महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना भी की गई। फेमिनिज्म भी आया, नारीवाद। अब जानते हैं महिलाओं के जो आंदोलन थे उसकी क्या चुनौती रही है और भविष्य में उसकी दिशा क्या है। क्या क्या उनको चुनौती का सामना करना पड़ा और भविष्य में क्या देखते हैं हम महिलाओं के अधिकार के बारे में। ठीक है। हालांकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी चुनौती तो बनी रही है, हमेशा से बनी रहती है। लिंग भेदभाव हमें अभी भी बहुत जगह देखने को मिल जाता है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि हरासमेंट होता है घरों में महिलाओं के साथ। घरेलू हिंसा, यौन शोषण का शिकार आज भी हो रही हैं। समान वेतन और रोजगार के अवसर से अभी भी वंचित रह रही हैं कहीं कहीं किसी किसी सेक्टर में। कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता अभी भी जीवित है। अभी भी कोई कोई ऐसा राज्य है, कानून की तरफ से तो ये अपराध है, बट छुपा के कहीं ऐसा होता है जहाँ की कोई बच्ची लड़की जन्म लेती है। हरियाणा राजस्थान में ज़्यादा होता है, वहाँ पे उनको पैदा लेते ही मार दिया जाता है या पेट में ही मार दिया जाता है। भविष्य की दिशा ये है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार में और अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। इसके लिए सशक्त कानून का पालन होना चाहिए। महिलाओं को राजनीतिक में और आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति है हमारी हमारी दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या कहोगे आप? निष्कर्ष के तौर पे लिखोगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर ले गए हैं, समानता की ओर ले गए हैं, की ओर अग्रसर किया है। ठीक है। समाज सुधारकों ने कानून और जागरूकता अभियान के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही एक समतामूलक, जिसमें एक समतामूलक मतलब महिला पुरुष को समान अधिकार हो, उस समाज की प्रगतिशील समाज की स्थापना संभव है।
कब होगी? जब सशक्त होंगी महिलाएँ, ठीक है? आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 3 था वो अच्छी तरह से समझ आया हो, ठीक है? यहाँ पे होती है ये वीडियो खत्म। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।